Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्रैश कोर्स का 7th लेक्चर है हमारा भारत के इतिहास का। आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश। चौहान वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। जो भी क्वेश्चन आएंगे पृथ्वीराज चौहान से तो आते ही हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इनमें से क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपको इसके बाद दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत अगर अच्छे से समझना है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। सब कड़ियाँ आप जोड़ते जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगल साम्राज्य है ये सब आपको बहुत अच्छे से सीरियल वाइज समझ में आ जाएगा अगर ये वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना ये जुड़े कैसे हैं। तो आपको याद रटना कम पड़ेगा और समझ में सब आ जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं इसी बेस पे कर सकते हैं सीरियल वाइज, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। मेनली अगर दिल्ली सल्तनत आपको बहुत अच्छे से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली सल्तनत आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बाद जो 8th लेक्चर होगा वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर होगा, मगर उसके लिए ये वाला आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत आपको इतनी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप भी क्या याद रखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपको याद ही नहीं करनी पड़ेंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चौहान वंश। देखिए, चौहान वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है वासुदेव। तो वासुदेव चौहान जी को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। मगर चौहान वंश के जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। एक्चुअली चौहान वंश के जो आखिरी राजा इंपॉर्टेंट, जो आखिरी शक्तिशाली राजा, हम पृथ्वीराज चौहान को ही मानते हैं, क्योंकि इनके बाद जितने भी राजा चौहान वंश में आए थे वो सब वैसे ही थे। मगर पृथ्वीराज चौहान से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको याद होना चाहिए। एक राजा थे चौहान वंश में जिनका नाम था अजय पाल चौहान। अजय पाल चौहान। अजय पाल चौहान जी ने क्या किया था, इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी, जो अजमेर राजस्थान में है उसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, सोमदेव विग्रह राज एक चौहान थे। चौहान वंश में एक राजा थे, सोमदेव इनका नाम था। सोमदेव विग्रह राज 4th, मतलब इससे पहले 3 और विग्रह राज थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो सोमदेव विग्रह राज 4th थे उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनाया था। उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनाया था। उसी संस्कृत विद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था जो ना, वो सबसे पहले क्या था, ये सोमदेव जो विग्रह राज 4th थे इन्होंने उसको संस्कृत विद्यालय बनाया था। तो उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने क्या किया, उस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर उस पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ये अजमेर में ही बनाया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ये उनके लिए है जो राजस्थान से हैं। मगर अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो एसएससी, बाकी जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल के, इंडियन जो केंद्र सरकार के जो एग्ज़ाम है उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें लिखी हुई मैंने। देखिए, उसके बाद हमें पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ये 3rd थे, पृथ्वीराज 3rd थे ये। ठीक है, इससे पहले भी 2 पृथ्वीराज थे चौहान वंश में, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये पृथ्वीराज 3rd हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत शक्तिशाली राजा थे, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है बस। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे अजमेर और दिल्ली में ये राज्य करते, और इनका जन्म भी कहा जाता है कि अजमेर में ही हुआ था। सोमेश्वर राजा के घर पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर। मगर कई जो विद्वान थे उन्होंने इनका जो जन्म स्थान बताया है गुजरात, मगर आपको याद करना सोमेश्वर के घर जन्म हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, अजमेर राज्य में हुआ था। ठीक है, ये मतभेद है। तो देखिए, चौहान वंश में के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत ज्यादा मतभेद मैं आपको बताऊंगा। जो मतभेद वाली चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो मतलब इनका जन्म जो हुआ था, इनके पिताजी का नाम जो था वो सोमेश्वर था, आपको ये याद रखना है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था वो आपको याद नहीं रखना। ठीक है, वो ज्यादातर जो सटीक माना जाता है वो अजमेर में माना जाता है। और इनकी माता का नाम कर्पूर देवी था। तो इनकी जो माता थी उनका नाम कर्पूर देवी था, पिता का नाम सोमेश्वर था। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान कुछ ऐसे थे। ये राजपूत घराने से बिलोंग करते थे, बहुत ही महान राजा हुए हैं दोस्तों ये। इनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी। राजस्थान में इनके किस्से बहुत सुनने को मिलते हैं। राजस्थान में बच्चा बच्चा जो है ना वो जानता है इनकी जीवनी के बारे में। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे इनके बारे में राजस्थान में
बहुत गाथाएं गाई जाती हैं, बहुत महान थे भी ये। देखिए पृथ्वीराज की पत्नियों के बारे में कहें तो पृथ्वीराज की 13 पत्नियां ऐसी थीं। तो उनमें से जो 13 पत्नियों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो संयोगिता है, सबसे जो प्रसिद्ध थी। देखिए ये संयोगिता ये फेमस क्यों थी? देखिए पृथ्वीराज के जो किस्से थे वो पूरे इंडिया में फैल गए थे, इनकी महानता के जो किस्से वो पूरी इंडिया में फैल गए थे। तो एक कन्नौज के राजा थे जयचंद, जिनका नाम था जयचंद। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। इसे मालूम पड़े कि अपनी मतलब जो दासियां थी उनसे मालूम पड़ा कि भारत में एक उभरता सितारा जो राजकुमार पृथ्वीराज चौहान है, इनकी फोटो तो दिखाई थी किसी ने मतलब स्केच करके, तो इनको ये मोहित हो गई थी उस पे। तो संयोगिता ने उनको अपने मन में बसा लिया था। तो किसी के द्वारा संयोगिता के मन में जो पृथ्वीराज के लिए वो प्यार था, तो किसी ने पृथ्वीराज चौहान को ये बात बताई। तो पृथ्वीराज चौहान को भी ये बात पता लगी, तो पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता की सुंदरता पर मोहित हो गए। तो ये बात जो है वो जयचंद को मालूम पड़ गई, और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बहुत 180 डिग्री का फासला था। मतलब ये एक दूसरे के बहुत ईर्ष्या करते थे, ये विरोधी थे एक दूसरे के। तो जब जयचंद को मालूम पड़ा, जयचंद हमेशा से पृथ्वीराज चौहान को नीचे दिखाने की कोशिश करता था, तो जयचंद को मालूम पड़ा ऐसी बात है, तो संयोगिता का उसने स्वयंवर रख दिया। संयोगिता का स्वयंवर रख दिया तो भारत के बहुत बड़े महान महान राजाओं को बुलाया, मगर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। ये बात पृथ्वीराज चौहान को अच्छी नहीं लगी, तो पूरा फिल्मी सीन हुआ था। तो मगर पृथ्वीराज चौहान वहां गए, तो पृथ्वीराज चौहान ने भी उसका जो बदला है फिल्मी रूप से लिया। तो पृथ्वीराज चौहान जी गए यहाँ पर, जयचंद को उठा के ले आए थे, संयोगिता को उठाकर ले आए थे। जयचंद का क्या करेंगे, संयोगिता जो इनकी बेटी थी उनको उठाकर लेकर चले गए, तो इसलिए संयोगिता बहुत फेमस है। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जो बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक मोहम्मद गौरी नाम का राजा था, उसके साथ पृथ्वीराज चौहान की पहली लड़ाई हुई थी। तर्राइन का युद्ध जिसे कहा जाता है, ये बहुत फेमस है दोस्तों। तर्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी के एग्जाम में, तो ये उनके फेवरेट टॉपिक है, ये आपको याद करना है। तर्राइन का जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें उसकी जो मोहम्मद गौरी था उसकी बुरी तरीके से हार हुई थी। और याद रखिए दोस्तों, मोहम्मद गौरी का आपको बाद में पता लगा, मोहम्मद गौरी का एक वो था गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा कि ये इसका गुलाम कैसे बना, मतलब मोहम्मद गौरी का गुलाम कैसे बना कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं सब आपको बातें बताऊंगा। तो इसका गुलाम था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान उनको मार ही डालते अगर वो अपने घोड़े पर उसको बैठा के लेकर ना भाग जाता कि मैदान से। कौन? इसका जो वो था सेवक, जो इसका वो था, क्या कहते हैं, गुलाम। इसका जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लेकर भाग गया, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान इसके प्राण पखेरु कर देते। मगर ऐसा भी लिखा जाता है, कहीं कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस पर दया की थी, इसको छोड़ दिया था। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी को क्या किया, छोड़ दिया था कि वो लेकर भाग गया था, वैसे नहीं। बस आपको याद रखना, तर्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। एक्चुअल में इसका नाम जो ये बोला गया ना, मतलब गौरी नहीं था इसका नाम, इसका जो नाम था मोहम्मद बिन शाम था। मोहम्मद बिन शाम था इसका नाम, ठीक है, मोहम्मद बिन शाम। देखिए ये अफगानिस्तान से आया था। ये यहाँ पर एक आपको ये रेड कलर दिख रहा होगा, ये गोमल पास है, गोमल दर्रे से होते हुए आया था। ये कहाँ पे इसने भारत में एंटर किया था। ये गोमल दर्रा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा तो नहीं है, मगर आप याद कर लीजिए कि ये भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को डूरंड लाइन कहा जाता है, डूरंड रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर लाइन है इसको कहता है डूरंड लाइन, ठीक है, आप याद रखेंगे डूरंड लाइन। तो इस गोमल पास से होते हुए इसने भारत में एंटर किया था। तो गोमल दर्रे से पास होते हुए इसने सबसे पहले मुल्तान पर विजय प्राप्त की, उसके बाद कच्छ पर प्राप्त की। तो मुल्तान और कच्छ को इसने विजय कर लिया था स्टार्टिंग में ही, ये जब एंटर किया था। देखिए उसका नाम जो गौरी नहीं था, घोर था। घोर अफगानिस्तान का जो पुराना नाम है वो घोर है।
अफगानिस्तान को पहले घोर कहा जाता था। तो जैसे ये यहाँ से आया था तो लोग कहते थे ये घोरी है, घोरी है। जैसे हम भारत के हैं ना, तो हम बाहर जाएंगे तो बोलेंगे ना ये भारतीय है, वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे इंडियन है, तो इसे बोला जाता है घोरी है, घोरी है। तो फनी धीरे धीरे टाइम बीतता गया, घोरी को गोरी बना दिया इन्होंने कि गोरी बहुत वो ऐसे है ना, फनी था टाइप है। तो यहाँ के जो हिंदू राजा थे उन्होंने इसको मजाक में गोरी गोरी बनाया था, इसलिए पूरे इतिहास में गोरी गोरी आ गया। उसके बाद देखिए जब तराइन का पहला युद्ध हो गया वो पराजित हो गया, मगर इसने हार नहीं मानी दोस्तों। तो ये उसके बाद फिर आया तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1 साल बाद में हुआ। उसके बाद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। अब देखिए देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियल हमें पढ़ना है, जो ऑफिशियल लिखा हुआ है भारत के इतिहास में, जो इंटरनेशनल लेवल पर है, उसमें क्या है कि तराइन 2 युद्ध हुए थे, मतलब मोहम्मद गौरी और इसके बीच में। मगर जो पृथ्वीराज रासो है, आपको मैं बताऊंगा, इसका एक कवि था। किसका कवि था? पृथ्वीराज चौहान का एक कवि था जिसका नाम चंद्रबरदाई था। उसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। तो ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार इसको माफ कर दिया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। तो उसके बाद फिर इसने आक्रमण किया और लास्ट में इसने ये हारा था। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से पहले उसमें लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उसके अनुसार हमको पता लगता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। मैं बताऊंगा कैसे मारा था, मगर ये मैं बता रहा हूँ चंद्रबरदाई जो थे उनकी जो रचयिता है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार पता लगता है। मगर ऑफिशियली मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे इसकी मृत्यु हुई थी, किसकी? गौरी की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें भी मतभेद है गौरी की मृत्यु में। तो गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी ये भी आपको याद नहीं करना है, बस आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों 1992 में ये तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो ही गई थी, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी वो इसी की वजह से हुई थी, गौरी की वजह से। चाहे पृथ्वीराज रासो की माने चाहे किसी की भी माने, वो पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई थी ये इसी के कारण हुई थी, गौरी के कारण ही हुई थी। उसके 2 साल बाद 1194 में, जब मैंने बताया था आपको इसकी जो पत्नी थी संयोगिता, उसके जो पापा थे जयचंद, फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। किसने? गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी ने एक और शक्तिशाली राजपूत शासक जयचंद्र को 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध आपको याद रखना। चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। तो जयचंद आपको मालूम पड़ गया, ये ससुर जी हैं किसके? पृथ्वीराज चौहान जी के। देखिए जो ऑफिशियली है इंटरनेशनल पर कि गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी, ये खोखरों के द्वारा हुई थी। देखिए झेलम क्षेत्र पे नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे जो पाकिस्तान वाला अभी एरिया है, अभी पाकिस्तान में एरिया जो है, उसके किनारे मोहम्मद गौरी को खोखर नामक जाट कबीले के लोगों ने अपने ऊपर हुए हमलों का बदला लेने के लिए मार डाला। तो देखिए 1206 में मार डाला था, ठीक है। और मारा क्यों था? क्योंकि 1205 में खोखरों को, जो खोखर थे उनको बुरी तरीके से पराजित किया था। किसने? वो मोहम्मद गौरी ने 1205 में किया था, मगर 1206 में उसका बदला लेने के लिए इसने मोहम्मद गौरी को धोखे से मार दिया था। मगर देखिए अगर चंद्रबरदाई की माने, देखिए उसके बाद चंद्रबरदाई जो राजकवि थे, किसके राज में? वो पृथ्वीराज चौहान के राज में, ठीक है। अब इनकी माने तो इनके द्वारा ये है कि जो उसकी मृत्यु है, किसकी मृत्यु? मोहम्मद गौरी की मृत्यु उन्होंने की थी। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने। देखिए कैसे, इनके अनुसार क्या था कि पृथ्वीराज चौहान जी हार गए, उसके बाद वो बंदी बना के उनको ले गया, बंदी बना के ले गया। और क्या किया? पृथ्वीराज चौहान की आंखों में 2 सलाखें डाल दी, 2 गरम गरम सलाखें डाल दी, मतलब आंखें फोड़ दी। क्यों फोड़ दी? क्योंकि उसने सुना था कि, किसने सुना था? मोहम्मद गौरी ने सुना था कि जो ये हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं ये बहुत ही बड़े अच्छे तीरंदाज है, बहुत ही बहादुर हैं। तो उनको टेस्ट करने के लिए, खेल खेलने के लिए इनको अंधा कर दिया और बोला कि आप इस पर निशाना लगा के दिखाओ। मगर जब उनके हाथ में तीर कमान आया तो देखिए उसके बाद चंद्रबरदाई ने क्या बोला था? चंद्रबरदाई ने
उसकी लोकेशन बताई। ये ऊपर बैठा हुआ था, ये ग्राउंड पे ये खड़े हुए थे तीरंदाजी लेकर, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर वो बैठा हुआ था मोहम्मद गौरी। नीचे कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर कहीं वो था चंद बरदाई। चंद बरदाई ने देखिए क्या कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो मतलब पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या बताया कि इसकी लोकेशन बता दी। इसको तो समझ में नहीं आया, इसको बता दिया कि 4 बांस 24 गज, ये डिस्टेंस बता दी, और ये अंगुल अष्ट प्रमाण, ये पूरा डिस्टेंस बता दिया। उसके बाद बता दिया कि इसके ऊपर वो सुल्तान बैठा हुआ है, और चौहान तुम चूकना मत। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, भले ही इनकी आंखें फूट गई थी, इन्होंने तीर से उसको मार दिया और ये तुरंत मर गया था। ये अकॉर्डिंग टू उसके चंद बरदाई के। मगर जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनका मत ये है कि उसकी मृत्यु खोखरों ने की थी गलती से। ठीक है, देखिए चंद बरदाई ने जो लिखी थी वो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो। ये आपको याद करना है, ये पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो वो चंद बरदाई हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान के राज में कवि थे, बहुत महान कवि थे। उसके बाद देखिए जब मोहम्मद गौरी मर गया, गौरी मर गया, उसका कोई भी संतान नहीं थी, उसकी कोई भी बेटा नहीं था उसका, मगर उसका एक बहुत ही बहादुर सेवक था, उसका गुलाम था, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जो भी इसने राज्य जीते थे दिल्ली के आसपास के, उस पर इसने राज्य अपना पूरा वंश स्टार्ट कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि पाठ है किसका? दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देखिए स्टार्ट ना होता अगर मोहम्मद गौरी ना होता। तो मोहम्मद गौरी को ऐसा माना जाता है कि भारत में जो भी मुस्लिमों ने राज किया है वो मोहम्मद गौरी की वजह से है, क्योंकि इसके पहले 2-3 और आए थे वो बेकार बेकार से थे। मोहम्मद बिन कासिम जिसमें था, और महमूद गजनवी थे, तो ये नॉर्मल ही थे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर गौरी ने क्या किया, इस पागल को छोड़ दिया, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया, अपने गुलाम को छोड़ दिया, और गुलाम ने क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत चलता रहा। मगर उसके बाद क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत में लास्ट वंश था, लोधी वंश चल रहा था, बाबर ने फिर किसकी नींव रखी थी? मुगल साम्राज्य की, जिसे सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य कहा जाता है। तो अगर ये ना होता गौरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ना होता, कुतुबुद्दीन ऐबक ना होता तो वंश ना चलते दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत ना होती तो मुगल साम्राज्य ना होता, तो आपका आधा इतिहास भी ना होता, तो इतनी आपको टेंशन भी नहीं होती। ठीक है, तो अगले टॉपिक, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो देखना ना भूलिए। उसमें जितने भी चीजें होंगी वो सब एग्जाम रिलेवेंट हैं। अब हर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत हम पढ़ाए जाएंगे, वो 8वां लेक्चर हमारा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मैं इसके तुरंत बाद मैं वीडियो 8 से जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो कि मध्यकालीन भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मध्यकालीन भारत मेन वहीं से स्टार्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो उसमें सभी जो दिल्ली सल्तनत की कड़ियाँ इसमें जोड़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, देखिए 4 वीडियो आ रहे हैं, 1 2 3 4। ये चारों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी जीके को याद करने के लिए, मैथमेटिक्स से बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।